हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे दोस्तों, एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो ए आर वाला तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चार कथन दे रखे हैं हमको, तो क्षोभ मंडल से संबंधित हैं जो, तो इसमें से हमें बताना कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पहला है, संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, यानी संवहन धाराएं होती हैं जो वो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती हैं। और सी ऑप्शन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और डी ऑप्शन है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दे रखे हमको एक और दो। तो पहला कथन है, विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है पहला। और दूसरा कथन है, ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। तो दूसरा भी हमारा कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ये दोनों कथन सत्य हैं। और प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर असत्य, तो यहाँ पर कर लेना दोस्तों सत्य। कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। इसमें दोस्तों ये कॉरियोलिस जो है, तो कॉरियोलिस बल क्या है? ये किसे कहते हैं कॉरियोलिस बल? तो कॉरियोलिस बल कहते हैं, जैसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना ही कॉरियोलिस बल कहलाता है। यानी घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना कॉरियोलिस बल कहलाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अवकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अवकथन ए है हमारा, चिनूक चिनूक को हिमबच्ची पवन भी चिनूक को हिमबच्ची पवन भी कहा जाता है। और कारण आर है, यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती। जो चारागाह होते हैं उन्हें पशुओं के लिए उपयोगी बनाए रखती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो कूट दे रखे हैं हमें चार ऑप्शन, इनमें से बताना हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अवकथन ए जो है ये हमारा सही है, और आर दोनों कथन, अवकथन और कारण दोनों सही हैं। तथा आर आर जो कारण है वो अवकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चिनूक है, जो चिनूक पवन, यह दोस्तों रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। जो चिनूक है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है हिमालय का। तो जो है
हिमालय का पंजाब हिमालय क्षेत्र है जो, ऑप्शन नंबर सी, हिमालय का पंजाब हिमालय क्षेत्र, पंजाब हिमालय क्षेत्र जो है वह सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं हमको चार, तो इनमें से बताना कौन सा सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है दोस्तों ए, अन्ना मलाई की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर ए, अन्ना मलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूरोप का यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया बनाते हैं? आइबेरिया कहलाते हैं। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चार दोस्तों, इनमें से बताना छांट कर कौन सा सही है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ए, स्पेन एवं पुर्तगाल। स्पेन एवं पुर्तगाल जो देश हैं यह यूरोप के दोनों देश हैं और यह मिलकर आइबेरिया कहलाती हैं। तो 41 का हमारा राइट आंसर हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 में है इनके शिक्षण संस्था संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 24 में दे रखे हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछात का अंत दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अवकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अवकथन ए है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। और कारण आर है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अवकथन ए जो है उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसको इस तरह पदच्युत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 148 के तहत अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संविधान दिया हुआ अनुच्छेद। तो इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका अवकथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अवकथन ए गलत परंतु कारण आर सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखे हैं एक और दो। कथन को पहला कथन है
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 है, अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो इसमें सत्य कथन बताना, कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हमको, इनमें से कौन सा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा राइट है ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। और इसमें कहा गया दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं, उसको वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो हमारा इसमें राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। इस परिषद का प्रमुख कार्य है केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। और इसकी स्थापना पहली बार 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना पहली बार 1990 में हुई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त आयोग लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से हमें बताना है यूपीएससी के जो होते हैं उन सदस्य, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इधर दे रखे हैं प्रमुख संप्रदाय, इधर संस्थापक। तो इसमें हमें सही देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि रामावत जो है, इस संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे, ना कि रामानुज। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल। और बरकरी के नामदेव थे और धरकरी के रामदास। और रामावत के थे दोस्तों रामानंद, ना कि रामानुज। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? फफूंद जनित रोग नहीं है, यानी कवक द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सही सी, खसरा। खसरा जो है वह विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। क्योंकि इसकी एक ट्रिक होती है फफूंद से होने वाले रोगों की, गंजा दमाद
गंजा दामाद एथलीट फ्रूट खाए। गंजा दामाद एथलीट फ्रूट खाए, तो गंजा से हो जाएगा गंजापन, और दमा से दमा, एथलीट फूड से एथलीट फूड। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य था, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से हमें बताना कौन सा ठीक है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है ए, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान। जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दे रखे हमको 3, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कथन है, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। दूसरा कथन है, हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तृतीय कथन है, भारतीय 2 और 3 सत्य हैं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सत्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? यानी अमीनो अम्ल प्रोटीनों की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन। टायरोसिन, जो हमारा अमीनो अम्ल जो होता है टायरोसिन, इस टायरोसिन जो है, इसकी कमी से व्यक्ति अपने आप को दुखी और सुस्त महसूस करता है। इसकी कमी से, टायरोसिन की कमी से। टायरोसिन है, यह एक अमीनो अम्ल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, तो वो होता है हमारा टायरोसिन, ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन। ये टायरोसिन होता है, इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। इसकी कमी से व्यक्ति अपने आप को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हमको 4, इनमें से बताना है। तो विटामिन बी जो होता है वो पेंटोथेनिक अम्ल होता है, इसका रासायनिक नाम। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 का होता है साइनाकोबालामिन। विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन डी का होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ना कि फ्लोक्विनिन। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, गोदावरी, नर्मदा, सोन और महानदी। कौन सा है इनमें से राइट आंसर? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिला से है। और मैकल पठार जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकल पठार जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़। इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है और इसके उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है तथा दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। मैकल पठार है, इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है और उत्तरी भाग से सोन नदी और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। एक क्वेश्चन और दोस्तों यही छोटा सा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी।